हाय दोस्तों, मनभूषण टॉपर अड्डा में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10वीं क्लास का साइंस चैप्टर है विद्युत धारा। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह। बोलचाल की भाषा में इसे बिजली बिजली यानी इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पदार्थ के परमाणु 3 मौलिक कण होते हैं। पदार्थ के परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो आपका ऋण आवेश, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन आवेश आपका होता है? तो धन आवेश। तीसरा कौन होता है जी? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होगा? अनावेशित होगा। क्या होगा? अनावेशित। तो क्या कहेंगे? पदार्थ के परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन होंगे? तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। पदार्थ के परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सुन लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? तो ऋण आवेश। और आपका प्रोटॉन पर क्या होता है? तो धन आवेश। और देखिए न्यूट्रॉन पर क्या होता है? तो अनावेशित होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जी प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं जी? नाभिक में रहते हैं ये। अब देखिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को पाकर ऋणावेशित हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोई पदार्थ धनावेशित तो उसको किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसके पक्ष में आ जाएगा उसको क्या कर देगा? ऋण आवेशित ही कर देगा। अब देखिए आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है? आवेश संरक्षित रहता है। उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि चालक के बारे में पढ़ेंगे। चालक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडक्टर। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। चालक को इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। तो इसका परिभाषा कैसे होगा? ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उसके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? लोहा, चांदी, मनुष्य, अशुद्ध जल, पृथ्वी। देखिए शुद्ध जल आपका चालक नहीं होगा, अशुद्ध जल ही क्या आपका होगा? चालक होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पॉइंट पढ़ेंगे? विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। देखिए विद्युत रोधी कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकते विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? मोमबत्ती यानी मोम, चमड़ा, रबर, शुद्ध जल, ये क्या है जी? तो विद्युत रोधी है। अब देखिए जी, तो हम लोग को देखना है चार्ज। क्या पढ़ना है? चार्ज यानी आवेश। तो आवेश के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखिएगा, हम लोग को पढ़ना है क्या? आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे? जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, तो पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आप देखिएगा नॉर्मल तार है, नॉर्मल तार से आप छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन जब उसको क्या कर देंगे? उसमें आप आवेशित उसको कर देंगे, आवेश उसमें दे देंगे यानी करंट दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो अपना गुण बदल देगा। क्या करेगा? उससे हम लोग करंट लग सकता है, ठीक ना।
वही बात कह रहा है कि अपना गुण वो चेंज कर लेता है। फिर से इस बात को सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात इसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए जी, आवेश का एसआई मात्रक पढ़ना है, तो क्या आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है जी? तो कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो स्टेट कूलम। या फ्रैंकलाइन कह सकते हैं। 1 कूलम बराबर कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होगा जी? तो 3 गुना 10 के पावर 9 होगा। ठीक है, अब देखिए जी, हमको देखना है यहाँ पे 1 कूलम आवेश बराबर क्या कह रहा है? 3 गुना 10 के पावर 9 ईसु आवेश। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1/10 mu आवेश, यानी 1/10 एब कूलम। 1/10 क्या होगा? एब कूलम हो सकता है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार में क्या पढ़ेंगे? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं जी? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है धन आवेश, दूसरा का नाम है ऋण आवेश। तो धन आवेश को प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऋण आवेश को माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए जी, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक में ऋण आवेश तथा दूसरे में धन आवेश उत्पन्न होता है। क्या कहा? जब कोई 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक में ऋण आवेश तथा दूसरे में धन आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे से क्या होगी? विपरीत होगी। एक दूसरे से क्या होगी? विपरीत होगी। यानी एक पर आपका ऋण आवेश तो एक पर आपका धन आवेश होगा, इसी को बोल रहा है विपरीत। अब देख, कहता है उदाहरण के लिए, कहता है कि यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धन आवेश उत्पन्न होगा। क्या बोला? कि यदि कांच को रेशम से रगड़ा जाएगा तो कांच पर क्या हो जाएगा? धन आवेश। लेकिन यदि कांच को रोआ से रगड़ेंगे तो कांच पर में ऋण आवेश हो जाएगा। देख रहे हैं, रेशम से रगड़ा गया कांच को तो कांच पर धन आवेश आ गया, और जब कांच को रोआ से रगड़ा गया कांच को तो उस पर क्या हो गया? कांच पर ऋण आवेश आ गया। ठीक है, याद रखिएगा कि कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो धन आवेश। कांच को रोआ से रगड़ेंगे तो कौन सा कांच पर आवेश आ जाएगा? तब का ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे जी? विद्युत विभव। विद्युत विभव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कहता है किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से यानी विद्युत विभव को भी से दर्शाया जाता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है आपकी? तो एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है जी? इसका एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। क्या कहेंगे जी? तो आपका विद्युत विभव का चीज एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट। क्या बोलेंगे? तो वोल्ट बोलेंगे। ठीक है,
याद रखिएगा विद्युत विभव का SI मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब देखिए जी वोल्ट बराबर होता क्या है, V बराबर क्या होता है, W बटा Q, W बटा Q, V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा क्या होगा आपका Q होगा, वो यानी वोल्ट बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट, अब क्या करा विभवांतर, क्या पढ़ेंगे हम लोग जी, वो विभवांतर, क्या विभवांतर हम लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे विभवांतर। कहता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यहाँ पर देखिए VAB बराबर क्या बोला, VA माइनस VB, इसको थोड़ा बदल के बोला है, इसी के रूप को चेंज करके, बराबर क्या बोला है आपका VWAB बटा क्या बोला आपका Q। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं विभवांतर का SI मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। विभवांतर का SI मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। इसके पहले हम लोग किसका पढ़े थे SI मात्रक, तो हम लोग पढ़े थे विद्युत विभव का। विद्युत विभव और विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट, दोनों का क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल, क्या पढ़ेंगे, सेल यानी क्या होगा, बैटरी। अब देखिए सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या कहेंगे, सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब देखिए थोड़ा और, कहता है कि किसी एक बैटरी में आमतौर पर बहुत सारे सेल का समूहन मौजूद होता है, यानी किसी एक बैटरी में आमतौर पर बहुत सारे सेल का समूहन मौजूद होता है, इन लोगों का ग्रुप होता है। प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार के आधार पर एक सेल या तो आरक्षित, गीला या सूखा दोनों प्रकार का भी हो सकता है। यानी बैटरी जो होता है, बैटरी सूखा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है। बैटरी सूखा भी हो सकता है, गीला भी हो सकता है। ठीक है, गीला सेल और शुष्क सेल दोनों प्रकार का हो सकता है। अब कहता है कि एक सेल में एक एनोड, एक सेल यानी बैटरी में क्या होता है, एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। एक आपका एनोड पाया जाता है, दूसरा कैथोड पाया जाता है, जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को दर्शाते हैं। देखिएगा एनोड पर क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव, एनोड पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, और जी नेगेटिव किस पर पाया जाता है, तो कैथोड, कैथोड पर क्या पाया जाएगा, तो नेगेटिव पॉइंट पाया जाएगा। एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव, और आपका कैथोड पर क्या होगा, नेगेटिव। फिर से इस बात को सुन लीजिएगा, कहता है कि एक सेल में एक कैथोड और दूसरा, एक सेल में एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है, जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अलग किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग वोल्टेज और करंट उत्पन्न करने में किया जाता है। अब देखिए जी सेल यानी बैटरी, सेल को प्रकार के पाया जाएगा, तो सेल आपका मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाएगा, यानी बैटरी आपका दो प्रकार का पाया जाएगा। एक का नाम है प्राथमिक सेल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल। दूसरा है आपका द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल्स। अब देखिए जी प्राथमिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राथमिक सेल के बारे में क्या बता रहा है कि वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन है। इनके विसर्जित होने पर विद्युत अपघट्य
और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार का व्यय होता है। इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? लिखो-फेंको सेल। लिखो-फेंको सेल यानी एक बार इसका उपयोग कर लिए फिर दूसरा बार इसको चार्ज करके इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर से इस पॉइंट को सुनिएगा, वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया, मतलब आवेशित कहने का मतलब कि उसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन है। इनके विसर्जित होने पर विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रॉन दोनों का व्यय होता है। देखिए प्राथमिक सेल एक प्रकार का लिखो-फेंको है। इसका इस्तेमाल कर लेंगे एक बार, फिर दोबारा इसका पुनः चार्ज करके इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए द्वितीयक सेल में क्या बता रहा है। द्वितीयक सेल में कहता है कि द्वितीयक सेल वे सेल है जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। आवेशित कहने का मतलब उसे पुनः चार्ज किया जा सकता है, द्वितीय सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनको काम में लाने से पहले आवेशित करते हैं। इन्हें काम में लाने से पहले क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, यानी चार्ज करते हैं। और वो जो दुकान पर बैटरी मिलता है ना प्राथमिक सेल, वो क्या चार्ज किया हुआ ही मिलता है। एक ही बार किनिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर वो फेंका जाएगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या कहता है? बैटरी एक ऐसा डिवाइस है। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करता है। क्या कहता है? तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करता है और इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और एक बैटरी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल मौजूद होते हैं जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक विद्युत प्रवाह प्रदान करता है जिसका उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए सेलों का क्या बोल रहा है? समूहन। सेलों का समूहन या बैटरी का समूहन। देख रहे हैं बैटरी जोड़ा ऐसे, जैसे हम पहले हम क्या लाइट में जोड़ा करते थे। पहले लाइट रहा करता था 3 सेल का 4 सेल का, तो उसमें ऐसा ही बैटरी का क्या समूहन करना पड़ता था। ये देखिए इधर का क्या दिखा रहा है? प्लस, इधर क्या दिखा रहा है? आपका माइनस। यह बैटरी के यहाँ पर बारे में बता रहा है। इस फिगर को देखिए, इसमें भी क्या वही बात कह रहा है, सेम बात है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्क्यूट कहता है जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब कहता है कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। फिर से इस पॉइंट को थोड़ा सुनिएगा। क्या कि विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ आरेख कहते हैं। देखिए जी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कहता है? विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों के लिए उपयोग में आने वाला प्रतीक। देखिए ये अवयव है, इधर क्या है? आपका प्रतीक है। ये कहता है विद्युत सेल। क्या कह रहा है? विद्युत सेल। तो विद्युत सेल कैसे बना? ऐसे बनाया, ऐसे बना रखा है, और आपका ऐसे करके ऐसे बना रखा है। यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर क्या आपका माइनस है। ठीक है, ये तो हो गया। आप देखिए बैटरी तथा सेलों का संयोजन। देख रहे हैं एक बैटरी यहाँ जोड़ दिया, 2 बैटरी के यहाँ और यहाँ जोड़ा है। ठीक है, अब देखा था कि कुंजी प्लग अथवा स्विच। कुंजी प्लग अथवा स्विच देख रहे हैं कैसे बना? ऐसे करके ऐसे लाया है, फिर ऐसे करके ऐसे ला के फिर ऐसे खींचा है। ये क्या बोल रहा है आपका? कुंजी अथवा स्विच। अब कहता है प्लग, कुंजी अथवा स्विच बंद। ये देख रहे हैं ऐसे करके ऐसे किया है,
ऐसे कि बीच में क्या, बीच में आपको यहाँ पर बंद कर दिया है। अब कहता है कि तार संधि क्या करना है, तो तार संधि देख रहे हैं कैसे किया है, ऐसे आया यहाँ पर क्या कह रहा है, तार संधि आपको कह रहा है। तार क्रॉसिंग बिना संधि के, तार क्रॉसिंग बिना संधि के, तो कैसे किया है जी, तार क्रॉसिंग बिना संधि के। तो देखिएगा ऐसे लाया ऐसे कर दिया, फिर ऐसे आपको चल दिया, तो क्या कहता है कि तार क्रॉसिंग बिना संधि के। ठीक है, उसका कहता है कि विद्युत बल्ब का ये आपको थी क्या बनाया है आपका, देखिए विद्युत क्या है, बल्ब का ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे आपको कर रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या, प्रतिरोध कैसे होता है जी, प्रतिरोध का सिंबल ऐसे 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 ऐसे, फिर आपको ऐसे बढ़ा देगा, देख रहे हैं। इसके बाद देखिए परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक कैसे बनाया जी, इसको देखिएगा थोड़ा, देखिएगा ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सेम क्या है, प्रतिरोधक खानी बनाया, लेकिन बीच में क्या कर दिया, बीच में आपको यहाँ पर ऐसे करके काट रखा है। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अब क्या बनाया, आम मीटर, क्या बनाया जी, आम मीटर, बहुत आसान सा आम मीटर है बनाने के लिए। ऐसे करके यहाँ पर आलू भंटा दे दिया, ऐसे करा, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या कर दिया आपको माइनस, बीच में क्या लिख दिया ए, यानी क्या हो गया ये आम मीटर। अब वोल्ट मीटर सेम वही बात है, वोल्ट मीटर का भी क्या है, सेम बात वही बात है, वोल्ट मीटर का भी हो जाएगा, एम मीटर का ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इस पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, विद्युत धारा की प्रबलता, क्या पढ़ेंगे जी, विद्युत धारा की प्रबलता यानी कितना वो मजबूत है। कहता है किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम होता है। फिर से सुनिएगा, किसी चालक के विभिन्न अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम होता है। अब देखिए आई बराबर क्या बोलेंगे, क्यू बटा टी, इसको कह सकते हैं आई एम तो कूट देम, यानी ये क्या आप याद करना, आई एम तो कूट है दे, आई बराबर का क्यू टी, आई बराबर क्यू टी, आई बराबर क्या बोलेंगे क्यू बटा टी, या क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या आई टी, एक सूत्र है। अब देखिए कहता आई बराबर विद्युत धारा, आई का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल आई था तो विद्युत धारा, क्यू क्या हो जाएगा आवेश, टी क्या हो जाएगा आपका समय। ठीक है, अब देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पीयर कही जाती है। फिर से सुनिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पीयर कही जाएगी, अर्थात 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 एम्पीयर बराबर क्या हो जाएगा 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम मीटर, क्या पढ़ेंगे जी, एम मीटर। तो एम मीटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एम मीटर कहा जाता है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एम मीटर को कैसे जोड़ते हैं जी, तो एम मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्या कहता है कि यह किसी
विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन? तो एम्पियर। कौन? एम्पियर। अब क्या पढ़ेंगे? वोल्ट मीटर। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। यह किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में। कैसे जोड़ा जाएगा? समानांतर क्रम में आपका जोड़ा जाएगा। एमीटर किस में होगा? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर किस में होगा? समानांतर क्रम में आपका होगा। ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर देख लेते हैं। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है? तो क्या कहेंगे जी? तुलना। इधर है एमीटर, इधर है आपका वोल्ट मीटर। तो इसके बारे में देख लिया जाए। यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। एमीटर क्या करता है? तो किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ये क्या करता है? तो यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ये धारा को मापता है, ये विभवांतर को मापता है। ठीक है। देखिए यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें क्या है? यह किसी विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सेल क्या होगा? वोल्ट में अंकित किया जाता है। इसका सेल एम्पियर में अंकित किया जाता है। ये क्या? ये छोटे क्या थे इसके बारे में, दोनों में क्या अंतर था, कुछ पॉइंट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओम। ओम का नियम। क्या कहेंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो क्या कहेंगे? 1800 कितना में? तो 26 में। 1826 में जर्मन वैज्ञानिक 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित विद्युत धारा का संबंध को एक नियम से व्यक्त किया जाता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा थोड़ा ये पॉइंट को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या कहता है? ओम्स नियम यानी ओम्स लॉ। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का संबंध को एक नियम से व्यक्त किया जाता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए जी, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। आई समानुपाती क्या? भी। क्या बोला? आई समानुपाती क्या बोला? भी बोल दिया। अब इसी को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग ये हटाएंगे इसको स्थिरांक, तो क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या कहेंगे? भी बटा आपका आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई बराबर भी बटा आर, इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध। तो क्या होगा प्रतिरोध के बारे में? कह रहा है देखिएगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टेंस। कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध किसे कहेंगे जी? तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा? आई बराबर भी बटा आर, जो पहले लिख रखा था। अब देखिए क्या बोला? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। संकेत अब कैसी प्रकार से होता है? ठीक है।
ये आपका ओम का संकेत होता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या बोलेंगे तो ओम बोलेंगे। अब क्या पढ़ेंगे चालक। चालक यानी बोलेंगे कंडक्टर। क्या बोलेंगे कंडक्टर। तो क्या कहते हैं बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थ को जिनसे आवेश आसानी से प्रवाहित होता है चालक कहलाता है। ये क्या करता है कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी अपने रास्ता में जो रुकावट होता है ना, रुकावट कम उत्पन्न करता है, ठीक ना, इसलिए क्या होता है ये चालक कहलाते हैं। कहता है कि बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित होता है चालक कहलाता है। कौन कौन सी चीज़ हैं, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये क्या है चालक कहलाएंगे। अब क्या पढ़ेंगे प्रतिरोधक। क्या पढ़ेंगे प्रतिरोधक यानी रजिस्टर। रजिस्टर तो क्या कहता है उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ प्रतिरोधक कहलाते हैं। उच्च प्रतिरोध यानी पूरा रुकावट उत्पन्न करेगा तो क्या कहेंगे इसको आपका प्रतिरोध कहेंगे। अब देखिए विद्युत रोधी। क्या पढ़ेंगे जी विद्युत रोधी। विद्युत रोधी किसे कहेंगे तो बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि। अब कहता है कि प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनमें दो विधियाँ मुख्य हैं। इनमें दो विधियाँ क्या है मुख्य है। तो दो विधि कौन कौन से हैं जी तो दो विधि, एक विधि का नाम है श्रेणीक्रम। क्या बोलेंगे श्रेणीक्रम यानी सीरीज ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा का नाम है पैरेलल ग्रुपिंग यानी समानांतर क्रम। कहता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी तथा समानांतर समूहन की तुलना कैसे कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इधर हम लोग क्या है श्रेणी क्रम में क्या पढ़ेंगे सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, क्या गुण है इसका कि सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होता है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होती है। एक ही होगा लेकिन उनके विभवांतर के प्रतिरोध के कारण सब में अलग अलग क्या होगा वोल्टेज आपका जाएगा। अब कहता है कि सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर है, परंतु उनके प्रतिरोधों के मान के अनुसार उनमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा देखिएगा। कहता है कि प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। मैं व्युत्क्रम बोल दिया है, क्या बोल दिया व्युत्क्रम यानी उल्टा। अब देखिए तीसरा कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रतिरोधक के प्रति प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। फिर से सुनिएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। इसमें सुनिएगा, इसमें कहता है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि ये लास्ट पॉइंट है, देखिएगा। किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाती है। एक प्रतिरोध हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो धारा प्रवाहित होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसका ये श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, इसका रास्ता टूट जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए कहता है कि किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिया जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। इसीलिए घरों की वायरिंग को क्या करते हैं, तो समानांतर क्रम में वायरिंग कराया जाता है। अब देखिए जी,
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इसका बहुत महत्व होता है। कहता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है। क्या बात बोला, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। देखिए जी, थोड़ा और पॉइंट है। कहता है कि विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर आपका होता है। अब देखिए जी, विद्युत शक्ति क्या बोला, बोला कि विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से पॉइंट को सुनिएगा। कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, जिसे W से सूचित किया जाता है। 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा नीचे, नीचे क्या कहता है, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा में क्या बोला, समय। विद्युत शक्ति बराबर क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बटा में आपका समय हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कहता है यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो। क्या कहता है, किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। क्या बोला कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के पठन के लिए एक दूसरे मात्रा का उपयोग किया जाता है। क्या बोला, विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के पाठन के लिए एक मात्रा का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। अब क्या बोला यहाँ पर कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। अब देखिए जी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बहुत सारे उपयोग पाए जाते हैं। क्या कहा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहता घरेलू उपकरण जैसे कौन कौन से होते हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, बिजली का चूल्हा यानी हीटर बोलेंगे। विद्युत इस्त्री यानी आयरन बोलेंगे उसको। रूम हीटर और क्या है, टोस्टर, सोल्डिंग रॉड इत्यादि में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। अगर ये गुण नहीं होता तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब कहता है उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तपन अवयव कहा जाता है। तपन अवयव कहने का मतलब हीटिंग एलिमेंट कहा जा सकता है। अब देखिए जी, अब बोल क्या रखा है, अब बोल रखा है कि तपन अवयव ऐसे पदार्थ से बने होने चाहिए। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी,
क्या कहता है कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो, तो अपन अवयव किसका बना होना चाहिए, तो उसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो, ताकि इसके साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार का प्रतिरोध अधिक हो और उनमें धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो। आप देखे होंगे हीटर का तार क्या होता है, घुमा 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 कैसे ऐसे आपका होता है, लगा रहता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता को बढ़ाया जाता है। ठीक है। अब कहता है गलनांक अति अधिक ऊंच होना चाहिए, उसका गलनांक क्या होना चाहिए, अति अधिक ऊंच, कि वो जल्दी गल ना पाए। कहता है ताकि इसमें प्रबल धारा यानी हेवी करेंट प्रवाहित होने पर अति अधिक ऊष्मा को तपन अवयव पिघले नहीं। उसके बाद देखिए कहता है कि अधिकांश तपन अवयव में क्या होता है, तो अधिकांश तपन अवयवों में निकेल कितना परसेंट होता है, तो 60%, क्रोमियम कितना परसेंट होता है, तो 12%, मैंगनीज कितना परसेंट होता है, 2%, लोहा कितना परसेंट होता है, 26%, केमिस्ट धातु से जिसे नाइक्रोम कहते हैं, नाइक्रोम को इसी प्रकार से बनाया जाता है, नाइक्रोम। ठीक है। नाइक्रोम क्या होता है, विद्युत स्त्री जो आयरन करते हैं उसमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही गलनांक भी अत्यधिक ऊंच होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत तापक यानी इलेक्ट्रिक हीटर। क्या कर देखिएगा, कहते हैं विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थों के आधार पर फैली रहती है। इस कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसी को बोलेंगे विद्युत हीटर भी बोल सकते हैं। अब कहता है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब। कहता है कि थोड़ा इसको हटा लेते हैं। विद्युत बल्ब के बारे में देखते हैं तो कहता है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पहले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जैसे आपका बल्ब, मान लीजिए बल्ब कैसा है, बल्ब कुछ इस प्रकार से है, इसमें क्या होता है ऐसी लाइनिंग करके ऐसी करके रहता है। जो ऐंठा रहता है ना उसे क्या बोलता है, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के दो स्पर्शक बटनों या स्टैंडों से जुड़ा रहता है। और इसको आपको देखना है तो क्या 10-12 रुपये में जो ललका बॉल नहीं मिलता उसमें आप इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। तंतु एक कांच के बल्ब में बंद रहता है। देखिए क्या कह रहा है, तंतु एक कांच के बल्ब में बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्रायः भरा जाता है। उस गैस बल्ब में क्या होता है, निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्यूज। क्या है तो फ्यूज का क्या है, फ्यूज का भी काफ़ी योगदान पाया जाता है। देखिए इसका योगदान क्या होता है। कहता है फ्यूज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चिकनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। अब देखा होंगे बोर्ड में आपने अवश्य देखा होगा, मेन बोर्ड में इसमें जस्ता और टीन की मिश्र धातु का तार लगा रहता है। क्या कहता है, जस्ता और क्या चीज़ होता है, तो टीन का मिश्र धातु होता है फ्यूज। अब देखिए कहता है इसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। गलनांक क्या होगा, कम होगा, जल्दी गल जाएगा। अतः जब परिपथ में अचानक धारा प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला
पिघला देती है और परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। परिपथ क्या हो जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, यानी परिपथ का जो रास्ता जो क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा एक बार और देखा जाए अच्छी तरह से। देखिएगा, कहता है कि इसकी प्रतिरोधकता यानी फ्यूज की प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। अतः जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है, जिससे पंखे, बल्ब, फ्रिज, टेलीविज़न, रजिस्टर्स, मोटर आदि उपकरण जलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उसे फ्यूज का क्षमता कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या पॉइंट बोला कि विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है, उसे फ्यूज या फ्यूज तार का क्षमता कहा जाता है। ये कुछ इसके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्या एग्जाम में करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से है जी? तो कहता है कि विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, तो क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ विद्युत धारा संचालित करने का एक मार्ग है। विद्युत परिपथ विद्युत धारा संचालित करने का एक मार्ग है। इसका उपयोग लैपटॉप, मोटर, कंप्यूटर और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का नियम यह कहता है, ओम का नियम यह कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित धारा चालक में वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो कहते हैं विद्युत शक्ति क्या है, तो क्या कहेंगे, समय की प्रति इकाई दर जिस पर विद्युत धारा द्वारा विद्युत ऊर्जा रूपांतरित यानी स्थानांतरित होती है, उसे विद्युत शक्ति के रूप में जाना जाता है।